So, hi everyone. I am Akanksha, currently a final year MBBS student here at AIMS Delhi, and I secured an All India rank of 2 in NEET UG 2020 with a perfect score of 720. So, this is the third video on my YouTube channel. So first of all, thank you so much for the overwhelming response which I have got. मतलब on the video I put neural control and coordination. मतलब I did not expect कि इतना ज़्यादा response आएगा because this was first time I was teaching it and I'm teaching it from the perspective of a student. मतलब I can definitely not replace a teacher. You definitely need to study from a teacher and get your concept straight. What I am trying to do is कि end moment में क्योंकि अभी नीट आ रहा है, you can revise your confusing points and एक जगह पे you'll get all your concepts and all your confusing lines or statements of NCERT. तो that is the purpose. तो मैं बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती and with this let us begin. So the topic which I have decided for today is chemical coordination and integration. It will require 2 videos to finish this entirely. So with this, let us begin. I hope you like it and I assure you कि every single minute of it will be totally worth it. तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे. इसमें कुछ 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो तुम देख लेना एंड तक, क्योंकि इसमें मैंने जो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स है कि कॉर्टिसोल का प्रोटीन पे, लिपिड पे, कार्बोहाइड्रेट पे क्या इफेक्ट होता है, एड्रीनलिन का क्या इफेक्ट होता है, या लैक्टेशन के लिए क्या हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल, ये सारी जो भी कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं जो याद नहीं रहती वो सारी मैंने कवर करी हैं. तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. सो लेट अस बिगिन विद दिस chemical coordination and integration. So coming on to the first point, केमिकल कंट्रोल कौन करवाता है. तो वी नो कि केमिकल कंट्रोल इज डन बाय हार्मोन्स. तो जैसे हमें पता है कि न्यूरॉन्स या नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूरल कंट्रोल के लिए, तो फिर हार्मोन्स की जरूरत ही क्या पड़ी, कोई केमिकल कंट्रोल की जरूरत क्यों पड़ी. बिकॉज न्यूरॉन्स कांट रीच एवरी सेल ऑफ योर बॉडी, राइट. तो हर एक सेल को पहुंचने के लिए वी नीडेड समथिंग जो कि ब्लड में कैरी होके जाए, क्योंकि ब्लड रीचेज ऑल दी सेल्स ऑफ योर बॉडी, क्योंकि न्यूट्रिशन तो सबको चाहिए. तो वो चीज़ हमने हार्मोन्स के थ्रू अचीव किया है ना. हार्मोन्स के बारे में यू नीड टू नो 2-3 इंपॉर्टेंट थिंग्स कि ये नॉन न्यूट्रिएंट है, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है. नॉन न्यूट्रिएंट मतलब ये न्यूट्रिशन या खाने पीने की चीज़ों में अवेलेबल नहीं होगा, ये हमारी बॉडी को खुद बनाना होगा. ये एक इंटरसेलुलर मैसेंजर है. व्हाट डू मीन बाय इंटरसेलुलर मैसेंजर मतलब ये एक सेल से दूसरी सेल तक इन्फॉर्मेशन ले जाता है, जहाँ से प्रोड्यूस हुआ वहाँ से जहाँ पे एक्ट करना है वहाँ तक ले जाता है. तो इंटरसेलुलर मैसेंजर है और ये हाईली पोटेंट है, क्योंकि ये बहुत ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है एंड स्टिल इट एक्ट्स लाइक मैसिवली, राइट. तो ये हाईली एफिकेशियस है. ओके, सो विद दिस द सेकेंड पॉइंट, तो इसके साथ लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट. तो हमें इसमें ये चीज़ जानना जरूरी है कि हमें पता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं एंड कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, राइट. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मतलब जो डक्ट्स के थ्रू अपना सिक्रीशन देते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि ब्लड में अपना प्रोडक्ट जो है वो डाल देते हैं. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में इसमें एनसीईआरटी में तुम्हें पता होंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मुझे वो बताने की तुम्हें जरूरत नहीं है कि थायराइड, पिट्यूटरी, पीनल ग्लैंड, थाइमस एंड एड्रीनल्स, ये सब तो होते हैं. But there are other organs which secrete hormones in our body, and these are not exactly organized into an endocrine gland, but they do secrete hormones. What are they? Which are mentioned in GIT, which are mentioned in NCERT. तो वो GIT है हमारा किडनी, even liver. What else? We have our heart. तो ये एनसीईआरटी में मेंशन है. तो इनसे क्या क्या हार्मोन्स निकलते हैं. तो जीआईटी से बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, गैस्ट्रिन, सीक्रेटिन, देयर आर अ लॉट ऑफ हार्मोन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल डाइजेशन में इंपॉर्टेंट होते हैं. किडनी से क्या बनता है हमारा पूरा रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, राइट. लिवर क्या बनाता है, लिवर एंजियोटेंसिनोजन बनाता है, टेंसिनोजन. तो ये जो तुम पढ़ते हो ना कि किडनी है तुम्हारा, किडनी से रेनिन रिलीज हुआ तो रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया, फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ने एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया, और फाइनली फिर ये क्या कहते हैं एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस हुआ, एंड देन दिस इज योर इंटायर रास सिस्टम, राइट. इसमें ये जो एंजियोटेंसिनोजन ये तुमने सोचा कहाँ से बनता है, तो ये बनता है लिवर से. ये एंजाइम कहाँ से आता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये आता है लंग्स से. तो ये लिवर से ये चीज़ बन रही है, ये भी एक तरीके का हार्मोन हो गया, तो इसलिए हमारा लिवर भी रिस्पॉन्सिबल है, राइट. हार्ट से क्या बनता है, एएनपी एंड बीएनपी. एएनपी इज व्हाट, एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड, एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड. तो ये क्यों चाहिए, जैसे तुम्हें पता है कि हमारी बॉडी का अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया तो एल्डोस्टेरोन एक्ट करता है, राइट. सोडियम एंड वाटर एब्जॉर्प्शन कराता है, ब्लड प्रेशर को वापस से मेंटेन करता है. सिमिलरली अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाए तो वी वांट कि हमारी बॉडी से सोडियम एंड वाटर लॉस भी हो, तो दैट इज डन बाय एएनपी.
ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन क्या है, एनसीईआरटी में क्या-क्या मेंशन्ड है। उसके बाद से हम आ जाते हैं, अब कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनका एक्सोक्राइन एंडोक्राइन फंक्शन दोनों होते हैं, जैसे कि पैनक्रियाज हो गया है ना, क्योंकि वो सिक्रीशन डक्ट्स के थ्रू भी सिक्रीट कर रहा है, उसके अलावा इंसुलिन भी बना रहा है, ग्लूकागॉन भी बना रहा है। सिमिलरली हमारे जो गोनैड्स होते हैं, जैसे टेस्टिस, ओवरी, इनका भी दोनों तरीके का एक्शन होता है। तो एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन दोनों होते हैं, जिनको हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इंडिविजुअली, हम एक एक ग्लैंड्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस की। तो मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में भी बताया कि ये फोर ब्रेन का पार्ट है ना। तो ये फोर ब्रेन में ये अराइज करता है फ्रॉम फ्लोर ऑफ फोर ब्रेन। ठीक है, फ्लोर ऑफ फोर ब्रेन। ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। पिट्यूटरी इज ऑल्सो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, दिस इज ऑल्सो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, ये हमारा एक तरीके से तुम बोल सकते हो कि लिंक है बिटवीन न्यूरो एंड एंडोक्राइन पार्ट ऑफ आवर बॉडी। व्हाई? बिकॉज हाइपोथैलेमस के हमने देखे थे कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं, बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस, ये सारी और भी कई सारे फंक्शंस है, राइट। तो ये उसका न्यूरो वाला सेक्शन कर रहा है, जो उसके न्यूरॉन्स हैं। बट एंडोक्राइन सेक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइन भी क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारी चीज़ें सिक्रीट भी कर रहा है। तो ये क्या चीज़ें सिक्रीट करता है? ये दो चीज़ें सिक्रीट करता है, कुछ रिलीजिंग हार्मोन्स, कुछ इनहिबिटिंग हार्मोन्स, जिसमें तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, ये सारे बनते हैं। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रखना है रिलीजिंग हार्मोन, और ये जैसे इनहिबिटरी वाला यहाँ आ जाएगा, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन। उसके अलावा एक और भी हार्मोन रिलीज करता है, जो कि होता है डोपामीन, विच इज एक्चुअली डोपामीन ओनली इज नोन एज प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। ये पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो ये डोपामीन रिलीज करता है, जो कि पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन रिलीज नहीं होने देता। तो ये एक इनहिबिटरी हार्मोन है, और इसलिए एक क्वेश्चन भी बनता है कि कौन सा हार्मोन मेनली इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ हाइपोथैलेमस के अंडर होता है पिट्यूटरी से, एंड द आंसर इज प्रोलैक्टिन, क्योंकि उसका इनहिबिटरी एक्शन जो है, मतलब डोपामीन का इनहिबिटरी एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर डोपामीन रिलीज हो रहा है तो प्रोलैक्टिन नहीं बनेगा पिट्यूटरी से, तो वो एक इनहिबिटरी कंट्रोल में है हाइपोथैलेमस के। तो ये सारी चीजें सिक्रीट हो गई हाइपोथैलेमस से। ठीक है, तो तुम्हें अब ये पता है कि क्या क्या हार्मोन्स बन रहे हैं। अब हमें क्या जानना इंपॉर्टेंट है कि मैं एक बार तुम्हें ये बता देती हूँ कि ये जैसे हाइपोथैलेमस है तुम्हारा, राइट। जैसे मान लेते हैं ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस एक स्टॉक आता है जिसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम, और यहाँ पे तुम्हारी पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी में 3 पार्ट्स होते हैं, पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया, एंड देन हमारे पास एक जो आखिरी वाला पार्ट होता है विच इज नोन एज पार्स नर्वोसा। This is what? These are combinedly known as adenohypophysis, right? And this is neurohypophysis. And this is what? This is your तुम क्या बोलते हो इसको? तुम इसको बोलते हो कि एडिनोहाइपोफाइसिस में तुम्हारा पार्स डिस्टालिस है और पार्स इंटरमीडिया है, जिसमें इंटरमीडिएट जो पार्स इंटरमीडिया दैट इज बेसिकली व्हाट? दिस इज योर इंटरमीडिएट लोब, एंड दिस इज योर फ्रंट का लोब एंटीरियर, एंड दिस इज योर पोस्टीरियर। तुम्हें इसमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ये देखो, इसको इस तरह से डिवाइड कर देते हैं। तो जो तुम्हारा पार्स डिस्टालिस और इंटरमीडिया है, ये दोनों यहाँ से हाइपोथैलेमस ने कुछ सिक्रीशंस किए, हाइपोथैलेमस ने कुछ हार्मोन्स रिलीज किए। यहाँ पे कुछ वेन्स हैं तुम्हारी, जिनको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टल वेन? पोर्टल वेन आर दोज वेन्स जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ब्लड को कैरी करती हैं, नॉट द हार्ट। मतलब कोई भी ऑर्गन से अगर ब्लड हार्ट में जा रहा है तो वो तो नॉर्मल है, क्योंकि वहां पे जाना चाहिए, राइट। बट एक ऑर्गन से दूसरे से, कि इंटेस्टाइन से तुम्हारे लिवर में जा रहा है, तो दैट इज पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। सिमिलरली हाइपोथैलेमस से अगर कोई चीज पिट्यूटरी में जा रही है तो उसको हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन बोलेंगे। तो इसके थ्रू ही मोस्टली सारे हार्मोन जाते हैं। ये जो पार्स नर्वोसा है, हमारा पीछे वाला जो पार्ट है, इसमें जो हार्मोन्स आ रहे हैं ना, वो एक्चुअली हाइपोथैलेमस में हमारे कुछ न्यूरोसिक्रेटरी न्यूरॉन्स हैं, वो यहाँ तक आते हैं। यहाँ पे कोई ब्लड वेजल नहीं है, यहाँ पे वो न्यूरोसिक्रेटरी जो न्यूरॉन्स हैं वो खुद यहाँ तक आ रहे हैं, और यहाँ पे वो अपने हार्मोन्स दे रहे हैं और फिर यहाँ से रिलीज हो रहे हैं। तो ये दो हार्मोन्स कौन से हैं? ये हार्मोन्स हैं ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ठीक है, तो अब मैं तुमसे अगर ये क्वेश्चन पूछूं कि ये ऑक्सीटोसिन, पहले तो ये बताओ मेरे को ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन का फंक्शन क्या है। तो ऑक्सीटोसिन तुम्हें पता है कि ये यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करवाती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। दूसरा, ये मिल्क इजेक्शन करवाती है। अब तुम्हें एक ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होना चाहिए, वो ये है कि मिल्क जो है वो प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन यानी कि मिल्क प्रोडक्शन हो गया, और एक है मिल्क इजेक्शन, ये कौन हार्मोन्स करवाते हैं? तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए, लैक्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट है प्रोलैक्टिन, बट मिल्क एक बार बन गया उसको इजेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है ऑक्सीटोसिन।
तो ठीक है, ये तुम्हें पता है। ठीक है, नाउ लेट्स कम बैक टू दिस। ऑक्सीटोसिन के काम अब हमें पता है। वेसोप्रेसिन का काम क्या है? वेसोप्रेसिन को और क्या कहते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, बिकॉज ये डायूरेसिस प्रिवेंट करती है। व्हाट इज डायूरेसिस? कि हमारी यूरिन ज़्यादा डाइल्यूट ना हो। अगर हमारी बॉडी में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, हाइपरनेट्रीमिया, वी वांट कि हमारा बॉडी वाटर को एब्जॉर्ब करे कलेक्टिंग डक्ट से, तो एडीएच जो है वो कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करके वाटर को एब्जॉर्ब करती है, ताकि डाइल्यूट यूरिन ना, और हमारी बॉडी में जितना रिक्वायर्ड वाटर है ब्लड वेसल्स में उतना आए। तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन का ये एक्शन होता है। ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बनते हैं। तुम्हें पता नहीं होना चाहिए, बट ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से बनते हैं एंड ये सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस से बनते हैं। मतलब ये तुम्हें जानना उतना ज़रूरी नहीं है, बट ये तुम्हें पता चाहिए कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से यहाँ पे ये दोनों हार्मोन्स आ रहे हैं हाइपोथैलेमस से। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि ये जो दो हार्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, ठीक है, इनको सिंथेसाइज कौन कर रहा है और इनको स्टोर एंड रिलीज कौन कर रहा है? चाहे स्टोर हो क्वेश्चन या रिलीज हो क्वेश्चन, तो इसके आंसर क्या होंगे? तो सिंथेसाइज हो रहे हैं ये हाइपोथैलेमस में, ये मैंने तुम्हें बता दिया। ये स्टोर हो रहे हैं और रिलीज हो रहे हैं बाय पिट्यूटरी। क्योंकि तुम यहाँ देखो, ये यहाँ से ठीक है, तुम अगर देखो ये यहाँ से आ रहे हैं यहाँ तक, और फिर यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं और यहाँ से रिलीज हो रहे हैं। तो सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस, स्टोर्ड एंड रिलीज बाय पिट्यूटरी। तो आई थिंक तुम्हें ये वाली चीज अब क्लियर है। ठीक है, तो अब हमारे ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। अब हम आगे आ जाते हैं कि और सारे जो हार्मोन्स हैं हम उससे देख लेते हैं। तो अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड पे आ जाते हैं। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में मैंने तुम्हें बता दिया, अडीनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस है। हमारे अंदर जो एंटीरियर है और जो इंटरमीडिएट लोब है, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिएट, वो ऑलमोस्ट फ्यूज्ड होता है। ठीक है, वो ऐसे डिस्टिंक्टली अलग अलग नहीं प्रेजेंट होता। और पिट्यूटरी से क्या क्या हार्मोन्स तुम्हारे रिलीज होते हैं, तो तुम्हें पता होनी चाहिए। हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन LH FSH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, है ना। तो ये सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, और भी जैसे प्रोलैक्टिन हो गया। ठीक है, अब इंडिविजुअली देख लेते हैं कि जैसे ग्रोथ हार्मोन है, तो ग्रोथ हार्मोन का एक्शन क्या होगा? व्हाट विल ग्रोथ हार्मोन डू? तो ग्रोथ हार्मोन एक तो तुम्हारा थोड़ा डायबिटोजेनिक है, क्योंकि वो ग्लूकोज बढ़ाता है। ठीक है, ग्लूकोज हमारे ब्लड में वो बढ़ाता है, तो ग्लूकोज बढ़ाएगा। दूसरा, ये प्रोटीन का एनाबॉलिज्म करवाता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा। ग्रोथ हार्मोन तुम्हें वर्ड से पता चल रहा है कि ग्रोथ करवा रहा है हमारी बॉडी की ग्रोथ। तो ग्रोथ कैसे होगी? मसल्स में प्रोटीन बिल्ड हो, है ना, तो मसल्स में प्रोटीन बिल्ड हो तो वो ग्रोथ हार्मोन हो गया। दूसरा, ग्लूकोज, तुम्हें ये याद होना चाहिए कि मेनली इंसुलिन जो कि पैनक्रियास से रिलीज होता है ना, मोस्टली इसका ही इकलौता ऐसा काम होता है कि वो हर जगह से ग्लूकोज, ब्लड में से ग्लूकोज कम करता है और जगहों पे डिपॉजिट करता है, मतलब एडिपोज टिश्यू के पास ग्लूकोज भेज देगा। ब्लड से ग्लूकोज को कम करने का काम इकलौता इंसुलिन का है, बट ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाने का काम बहुत सारे हार्मोन्स करते हैं। एड्रेनलिन भी करता है, ग्रोथ हार्मोन भी करता है, कॉर्टिसोल भी करता है, तो ये सब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाते हैं। ठीक है, बट कम करने का काम सिर्फ इंसुलिन का होता है मोस्टली। तो ये हो गया ग्रोथ हार्मोन के बारे में। दूसरा, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ग्रोथ हार्मोन की अगर मान लो डेफिशिएंसी हो जाए, तो इसे हम बोलते हैं डॉर्फिज्म। अगर ये एक्सेस में हो जाए तो दो अलग तरीके के फीचर्स मिलते हैं। अगर बचपन से ही, चाइल्डहुड में ही एक्सेस हो जाए, तो हमारी पूरी बॉडी सिमेट्रिकली बढ़ेगी, बड़ी होगी, तो पूरा बॉडी ही जाइजेंटिक होगी, तो उसे हम बोलते हैं जाइजेंटिज्म। बट अगर एडल्ट्स में ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाए अचानक से, तो उसमें कुछ जो लॉन्ग बोन्स हैं, तुम्हें पता है लॉन्ग बोन्स हैं, ये तुम्हारा डायाफाइसिस है, मेटाफाइसिस, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता है। तो बस इतना पता होना चाहिए कि लॉन्ग बोन्स की ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है। तो एक टाइम के बाद जब लॉन्ग बोन्स की ग्रोथ रुक गई है, तो तब जब ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा तो वो लॉन्ग बोन्स को कुछ नहीं कर पाएगा। तो लॉन्ग बोन्स वैसी ही रहेंगी, कुछ जैसे हमारे फेस की बोन्स हैं जो छोटी, मतलब जो लॉन्ग बोन्स नहीं है वो सिर्फ बढ़ती हैं, एंड देन दे कॉज, मतलब बहुत ही एसिमेट्रिक सा तुम्हारा फेस ग्रो करेगा, बट तुम्हारी बॉडी नॉर्मल साइज की है, तो उसको हम एक्रोमेगैली बोलते हैं, जिसमें डिस्टल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी आर ग्रोइंग, बट बाकी जो मेन लॉन्ग बोन्स हैं वो वैसे ही हैं, तो उसको हम एक्रोमेगैली बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं प्रोलैक्टिन पे। प्रोलैक्टिन मैंने तुम्हें बता दिया कि ये मेनली सिक्रीटरी है, तो ये मिल्क सिक्रीशन कराता है, और ये भी मैंने तुम्हें बता दिया कि ये मेनली अंडर इनहिबिटरी कंट्रोल होता है बाय हाइपोथैलेमस, क्योंकि डोपामिन जो रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, वो प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को कम करता है। ठीक है, हाँ, तो ये डन है। ठीक है, उसके अलावा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन, ये थायराइड पैक करके वहाँ से सिक्रीशन बढ़ाएंगे।
सिमिलरली LH और FSH के रोल होते हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए LH और FSH का क्या रोल है। तो LH क्या करता है, मेल्स में देख लेते हैं एंड फीमेल्स में देख लेते हैं। तो मेल में LH क्या करता है, ये एंड्रोजेंस का सिक्रीशन करवाता है, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करवाता है। और FSH क्या करता है, FSH मेनली तुम्हारा स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। तो अल्टीमेटली जो एंड्रोजेंस बनेंगे ये भी स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेंगे और FSH भी स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा, बट LH डायरेक्टली स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं करवा रहा, वो एंड्रोजेंस बनवा रहा है। सिमिलरली फीमेल्स में LH क्या करवाता है, ये ओव्यूलेशन करवाता है। तुम्हें पता है ओव्यूलेटरी सर्च के लिए LH चाहिए, और दूसरा ओव्यूलेशन के बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसका मेंटेनेंस भी LH करवाता है, ठीक है। और FSH क्या करवाता है, जो ग्राफ तुम्हारा फॉलिकल है, फॉलिकल का ग्रोथ, जो तुम्हारे ओवरी में तुम्हें पता है ना कि बहुत सारे फॉलिकल्स हैं, तो वो धीरे धीरे ग्रो होंगे, कितना ग्रोथ होना है उनका, फिर फाइनली ग्राफिन फॉलिकल बनेगा। तो ये जो ग्रोथ है ये FSH करवा रहे हैं। तो तुम्हें LH और FSH के बारे में भी पता चल गया, राइट। अब हम आ जाते हैं पाइनल ग्लैंड पे। तो पाइनल ग्लैंड जो तुम्हारा है वो मेलाटोनिन सिक्रीट करता है। पाइनल ग्लैंड लोकेटेड कहाँ है, पाइनल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ योर फोर ब्रेन। जैसे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तुम्हारा ब्रेन, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा हाइपोथैलेमस होगा कहीं पे, और यहाँ से एक स्टॉक के थ्रू यहाँ पे पिट्यूटरी होगी, और पिट्यूटरी कहाँ पे रेस्ट करती है, एक बोन पे जिसको बोलते हैं सेला टर्सिका। यहीं पे पीछे पाइनियल ग्लैंड होता है, डोर्सल साइड ऑफ योर फोरब्रेन में पाइनियल ग्लैंड होता है, ठीक है। ये मेनली मेलाटोनिन सिक्रीट करता है। मेलाटोनिन एक तो तुम्हें पता होना चाहिए, जो तुम्हारा 24 आवर्स का डायर्नल रिदम है कि कब सुबह उठना है, रात को सोना है, तो मेलाटोनिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जब डिस्टर्ब हो जाते हैं ना तो नींद नहीं आती, तो कई बार लोग मतलब लेते हैं मेलाटोनिन, रेमेल्टियन और ये सब मेलाटोनिन लेते हैं, तो मतलब इंप्रूव देयर स्लीप। तो ये डायर्नल रिदम को मेंटेन करता है, स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है। उसके अलावा ये एनसीईआरटी में मेंशन है कि ये बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए भी चाहिए, मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, पिगमेंटेशन ऑफ योर बॉडी के लिए चाहिए। मेनली तो पिगमेंटेशन के लिए तुम्हारा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि मेलानोसाइट्स पे आकर के मेलानिन रिलीज करवाएगा, वो चाहिए। बट एनसीईआरटी में मेंशन है कि ये भी मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंटेनेंस, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड ऑल्सो फॉर द डिफेंस ऑफ योर बॉडी। तो ये सारी पॉइंट्स तुम्हें याद होने चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में एज इट इज मेंशन है, तो अगर ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आते हैं तो ये तुम्हें सही करने हैं कि बॉडी टेम्परेचर, इवन तो बॉडी टेम्परेचर मेनली हाइपोथैलेमस से मेंटेन होता है, बट ये भी बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड डिफेंस ऑफ योर बॉडी के लिए मेलाटोनिन रिस्पॉन्सिबल है, विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द पाइनल ग्लैंड, ठीक है। अब हम आते हैं एक जो ऑर्गन मेंशन्ड है, थाइमस। तो थाइमस एग्जैक्टली लोकेटेड कहाँ है, सपोज ये तुम्हारी बॉडी है, फॉरगिव मी फॉर द हॉरिबल ड्राइंग, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा स्टर्नम है, तुम्हें पता है, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा हार्ट है, अगल बगल आगे पीछे जो तुम्हारे लंग्स होंगे, और तो यहाँ पे जो तुम्हारी ऑर्टा जा रही है ना, तो यहाँ पे स्टर्नम के जस्ट पीछे, यहाँ पे तुम्हारा ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ ऑफ योर स्टर्नम, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ योर ऑर्टा, क्योंकि ये ऑर्टा है, राइट, ऑर्टा का डॉर्सल इधर होगा और वेंट्रल इधर होगा, तो ये एनसीईआरटी में मेंशन है कि ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ योर ऑर्टा। ऑब्वियस सी बात है, तुम अगर ना एक क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करते हो, जैसे हम सीटीवीटी में अगर देखते हैं, तो ये तुम्हारा क्या कहते हैं, पीछे तुम्हारा वर्टेब्रल बॉडी हो गया, राइट। तो तुम्हारा ऑर्टा तो बहुत ही पीछे लोकेटेड होती है, एकदम डॉर्सली, क्योंकि वो तुम्हें पता है ना, यहाँ पे तुम्हारे से इमेजिन करो कि मेरे सामने एक इंसान खड़ा है, यहाँ पे उसका हार्ट से ऑर्टा निकली, वो पीछे चली जाती है, तो मोस्टली सारी चीजें ऑर्टा के आगे ही होंगी, आगे इज वेंट्रल। तो थाइमस को भी वेंट्रल साइड ऑफ ऑर्टा में लोकेटेड है, तुम्हें बताना चाहिए, स्टर्नम के जस्ट बिहाइंड। एंड थाइमस एक ऐसा ऑर्गन है जो ओल्ड एज में धीरे धीरे डीजनरेट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। तो तुम अगर एक बच्चे का सीटी करोगे, ठीक है, तो फिर तुम्हें उसमें थाइमस दिखेगा आगे, बट बाद में क्या कहते हैं, ओल्ड एज में वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा। और इसलिए क्योंकि थाइमस का काम क्या है, थाइमस का काम है टी लिम्फोसाइट का मेच्योरेशन, डिफरेंशिएशन कराना। मतलब अल्टीमेटली तुम्हारे टी लिम्फोसाइट बन कहाँ रहे हैं, दे आर बीइंग फॉर्म्ड इन बोन मैरो, बट देम गेटिंग मेच्योर एंड डिफरेंशिएटेड, दैट इज हैपनिंग इन थाइमस। तो इसलिए, और जब तक ये मेच्योर नहीं होंगे, टी लिम्फोसाइट एक्ट नहीं करेंगे, तो टी लिम्फोसाइट के बिना बी लिम्फोसाइट पे एक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दे अल्टीमेटली स्टिमुलेट द बी लिम्फोसाइट। तो तुम्हारा पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम थोड़ा वीकन हो जाता है, क्या कहते हैं, ओल्ड एज में, क्योंकि तुम्हारा थाइमस जो है वो डीजनरेट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता चल गई थाइमस के बारे में, तो इतना ही थाइमस के बारे में तुम्हें जानना है। अब हम आ जाते हैं एड्रीनल ग्लैंड पे। एड्रीनल ग्लैंड में तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एक पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं, किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स लोकेटेड होते हैं। अब एड्रीनल ग्लैंड्स में अंदर जो है तुम्हारा एड्रीनल मेड्यूला होता है, और बाहर एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है। अब मुझे एड्रीनल कॉर्टेक्स की लेयर्स याद नहीं होती, क्योंकि 3 लेयर्स होती हैं, राइट। तो मैंने उसको याद कर लिया GFR से। G इज ग्लोमेरुलोसा, F इज फेसिकुलेटा,
एंड आर इज रेटिकुलरिस। तो GFR से याद रखते हो, बाहर से अंदर, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। अब तुम्हें ग्लोमेरुलोसा से पता होना चाहिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं। कोई भी चीज अगर एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो रही है तो उसे हम बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। अब इसमें इट कैन बी मिनरलोकॉर्टिकॉइड, यहाँ से होगा तुम्हारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और यहाँ से होगा तुम्हारा 6 कॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को हम कॉर्टिसोल भी बोलते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को ही हम एल्डोस्टेरोन भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम अगर मैं बात करूँ कि कॉर्टिसोल का रोल क्या है, तो कॉर्टिसोल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉर्टिसोल हमारा स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में रिलीज होता है। मतलब तुम्हारी बॉडी में जैसे स्ट्रेस है या कुछ, तो उस टाइम पे तुम्हारा जो है जो हार्मोन एक्ट करता है वो मेनली कॉर्टिसोल रिलीज होता है। तो कॉर्टिसोल करता क्या है? कॉर्टिसोल इज मेनली ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, तुम्हारा लाइपो एंड प्रोटियोलाइसिस करवाता है। मैंने तुम्हें बताया ना, हर ऑलमोस्ट सारे हार्मोन ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा रहे हैं। अब तुम्हारी बॉडी में स्ट्रेस है, उस टाइम पे यू नीड योर बॉडी टू गो इनटू एक्शन। तो उस टाइम पे तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन स्टोर, लिपिड स्टोर होने की जगह वो लाइज होंगे ताकि सारी बॉडी को एनर्जी मिल सके किसी भी फॉर्म में। तो लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस हमारा कॉर्टिसोल करवाता है। बट हमें एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि वो प्रोटियोलाइसिस तो करवा रहा है, अमाइनो एसिड्स बनवा रहा है, लेकिन इन अमाइनो एसिड्स का अपटेक एंड यूटिलाइजेशन बाई सेल प्रिवेंट करता है। यूटिलाइजेशन बाई सेल्स ये प्रिवेंट करता है। ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट होती है, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये प्रोटियोलाइसिस करवा रहे हैं बट अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स ये प्रिवेंट करता है। उसके अलावा ये तुम्हारा CVS और क्या कहते हैं किडनी के मेटाबॉलिज्म एंड उनकी प्रॉपर हेल्थ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड यू शुड ऑल्सो नो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है। और इसलिए तुम्हें पता होगा जैसे कि हम सिंथेटिक स्टेरॉइड्स, डेक्सामेथासोन, जो स्टेरॉइड्स हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम बाहर से भी देते हैं, राइट? स्टेरॉइड्स किसी ऑटो इम्यून इन्फेक्शन में, ऑटो इम्यून कंडीशन में, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाए, जब हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम ज़्यादा एक्ट कर रहा है तो काउंटर एक्टेड एंटी इन्फ्लेमेटरी या इम्यून सिस्टम को कम करने के लिए हम स्टेरॉइड्स देते हैं। तो इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल भी है। दूसरा, ये RBC प्रोडक्शन भी इंप्रूव करता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या कॉर्टिसोल के बारे में। अब तुम्हें पता होना चाहिए एल्डोस्टेरोन के बारे में। एल्डोस्टेरोन तुम्हें पता है DCT से सोडियम एंड वाटर रीअब्सॉर्ब करवाता है, और जब सोडियम एंड वाटर रीअब्सॉर्ब होता है तो साथ में पोटेशियम और H+ एक्सक्रीट होता है, तुम्हें पता है ना, DCT से, और साथ में फॉस्फेट का भी एक्सक्रीशन। ये काम होता है एल्डोस्टेरोन का। तो ये सोडियम और वाटर रीअब्सॉर्ब कब होगा? जब मान लो हमारी बॉडी का BP लो हो गया, अब हम चाहते हैं कि वापस से BP रीस्टोर हो, तो सोडियम एंड वाटर का जो रीअब्सॉर्प्शन है ये यहाँ पे होगा बाय एल्डोस्टेरोन वाया RAS। कि पहले रेनिन आएगा, फिर रेनिन से एंजियोटेंसिन 1 बनेगा, फिर रेनिन जो है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा, फिर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा, फिर एल्डोस्टेरोन आएगा, फिर अल्टीमेटली वो सोडियम एंड वाटर का रिअब्सॉर्प्शन करवाएगा। मुझे यहाँ पे तुम्हें एक अच्छी चीज़ बतानी है जो तुम शायद याद रख के फिर भूल भी सकते हो, बट मुझे थोड़ा अपने टाइम पे डाउट होता था एंड वो मेरे को अब क्लियर हुआ है इन माई MBBS, तो वो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। देखो, 2 चीज़ें हैं हमारी बॉडी में, एक तो BP का मेंटेनेंस और दूसरा है हमारी बॉडी में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेनेंस। What do you mean by BP? मतलब हमारा नॉर्मल BP इज 120/80, राइट? 120/80। अब ये BP बढ़ सकता है, BP कम हो सकता है, तो ये भी मेंटेन करना है नॉर्मली। और दूसरा, हमारी बॉडी में एक सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन है कि हमारी बॉडी में बाहर फिक्स इतना अमाउंट ऑफ सोडियम है, राइट? तो हाइपो एंड हाइपरनेट्रीमिया भी हो सकता है जिसमें सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़िया से ज़्यादा हो सकता है, राइट? तो BP को मेंटेन, जैसे मान लो कि BP तुम्हारा लो हो गया, तो इसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? इसको मेंटेन करने का काम करता है RAS। तुम्हारा एल्डोस्टेरोन आएगा, वो सोडियम और वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा, तो तुम्हारा ओवरऑल BP मेंटेन होगा। बट तुम्हारी बॉडी में मान लो हाइपरनेट्रीमिया हो गया, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो मेनली जो हार्मोन आता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है ADH या वेसोप्रेसिन, जो हमने पढ़ा ना, जो रिलीज हो रहा है। तो वो ADH या वेसोप्रेसिन क्या करेगा? जब हमारी बॉडी में मान लो हाइपरनेट्रीमिया हो गया, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो उसको मेंटेन कैसे करेंगे? वाटर एब्जॉर्ब कर दो, राइट? क्योंकि सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो पानी एब्जॉर्ब कर दो, तो ADH एक्ट कर जाएगा। हाइपोनेट्रीमिया हो गया, मान लो बॉडी में सोडियम कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो यानी कम सोडियम ज्यादा पानी में डिजोल्व है, राइट? तो पानी को बाहर फेंक दो, तो ADH का सिक्रीशन कम कर दो, तो ADH कम होगा तो पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये हाइपो या हाइपरनेट्रीमिया को मेंटेन करता है ADH, BP को मेंटेन करता है तुम्हारा RAS। बट अगर तुम्हारी बॉडी में बहुत ज्यादा ही लो वॉल्यूम हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा ही मान लो ब्लड लॉस हो गया, बहुत ज्यादा ही वॉल्यूम, बहुत ज्यादा ही BP गिर गया, तो तब RAS तो आता ही है, साथ में तुम्हारा ADH भी एक्ट करने लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी का लो वॉल्यूम हमारे बॉडी के लिए टॉलरेबल नहीं है। हमारी बॉडी में वॉल्यूम होना चाहिए, तो बहुत लो हो जाए तो ADH भी आता है।
तो ये चीज़ तुम्हें याद होनी चाहिए, बट ये चीज़ तुम भूल सकते हो कि कई जगहों पे एनसीईआरटी कुछ स्टेटमेंट्स कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, बट दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट कि बीपी को मेंटेन करने का काम रास्ता है। बहुत लोग बीपी हो जाए तो एडीएच भी एक्ट करता है, बट अदरवाइज हाइपो एंड हाइपरनेट्रीमिया या तुम्हारी बॉडी में सोडियम कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहे, वो एडीएच मेनली करता है। बट ओवरऑल यू कैन फॉरगेट अबाउट दिस एंड यू कैन गो बैक टू जनरलाइजिंग एंड जो तुम्हें याद है पहले से, जो तुम्हें पता है, ठीक है। उसके अलावा हमने देख लिया था कि 6 कॉर्टिकॉइड्स बच गए, तो ये मेनली क्या करते हैं, ये एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, तुम्हारा फेशियल हेयर, ये सारा ग्रोथ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा हमें पता है कि हमने एड्रीनल कॉर्टेक्स तो देख लिया, अब हमें पता है एड्रीनल मेड्यूला। एड्रीनल मेड्यूला क्या रिलीज कर रहा है, एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन, ये रिलीज हो रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, फाइट एंड फ्लाइट। तो ये जो है मेनली तुम्हारा क्या करवाएंगे, तुम्हें सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करवाते हैं। इसमें तुम्हारी बॉडी ज़्यादा अलर्ट हो जाएगी, तुम्हारी बॉडी का हार्ट रेट, टैकीकार्डिया, ये सब बढ़ जाएगा, तुम्हारी बॉडी में हेयर जो है वो इरेक्ट हो जाएंगे, रोंगटे जो खड़े हो जाते हैं बोलते हैं ना, तो पाइलो इरेक्शन हो जाएगा, तुम्हारी प्यूपिल्स डायलेट हो जाएंगी। तो ये सारा जो एक्शन है, ये सारा ये करवाते हैं, तुम्हारा बॉडी में स्वेट ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगेगा। तो ये सारा काम जो है ये एड्रीनलिन का होता है, ठीक है, ये एड्रीनल मेडुला से रिलीज होता है। तो यही था मोस्टली जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसमें मैंने ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। तुमको इसमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, और एड्रीनलिन का तुम्हें एक और एक्शन पता होना चाहिए कि एड्रीनलिन जो ये भी सेम ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा, ग्लूकोज बढ़ाएगा ब्लड में, लाइपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस करवाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हें पता, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे भी तुम्हारी बॉडी का एनर्जी चाहिए तो लाइसिस करवाएगा। तो मोस्टली यही था। आई होप यू लाइक डिड। आई हैव ट्राइड टू सबमिट अप, मतलब मैंने 3-4 बार एनसीईआरटी पढ़ी, एंड ऑल्सो मतलब मैं यहाँ पे ऐसे नोट्स भी बना के रखती हूँ, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट, बट आई ट्राई टू मेक ऑल द नोट्स, मैंने न्यूरल के लिए भी बनाए थे, सो दैट कोई पॉइंट मिस ना हो, बिकॉज ऑब्वियसली बोलते हैं कुछ पॉइंट मिस हो सकता है। मैं 2-3 बार अपनी एनसीईआरटी पढ़ती हूँ, तो आई एम ट्राइंग टू पुट इन द एफर्ट सो दैट इट्स वर्थ योर टाइम। आई होप यू लाइक इट, एंड आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल कि प्रीवियस वीडियो को आपने इतना लाइक किया। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।